कार के ड्राइवर ने खिड़की नीचे करके हंसते हुए मुझसे बात की। वो बोला, भाई तुम्हारी टेस्ला इतनी महंगी है, तुम मेरी इस छोटी सी टूटी फूटी कार को रास्ता दे दो। तुम इतने अमीर हो तो इस हाईवे के टोल फीस को अपना योगदान ही समझ लो। मैंने उसकी बातों को बस बकवास समझा और इग्नोर कर दिया, क्योंकि टोल फ्री खत्म होने में बस 1 मिनट ही बचा था। मैं बिल्कुल भी बेवकूफ बनकर किसी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा टोल क्रॉस करके निकल गया। और जैसा कि मैंने सोचा था, उसे वहां रोक लिया गया और वो गालियां बकते हुए टोल फीस भरने लगा। मुझे पहले लगा कि बस मेरा सामना एक बदतमीज और गंवार इंसान से हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो जोर से एक्सीलेटर दबाकर मेरा पीछा करेगा और हाईवे के रैंप पर पागलों की तरह अपनी हेडलाइट्स फ्लैश करके मुझे रोकने की कोशिश करेगा। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने रोशनी का अंबार लग गया, क्योंकि रात का समय था और वैसे ही विजिबिलिटी बहुत कम थी। उस तेज रोशनी की वजह से मेरी आंखें चौंधिया गईं और मैं लगभग अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। रैंप को क्रॉस करने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और रियर व्यू मिरर में देखा तो वहां मुझे साफ तौर पर वही सिल्फी कार दिखाई दी जो मुझे टोल प्लाजा पर मिली थी। ये देखकर मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई, लेकिन तभी मुझे याद आया कि पीछे की सीट पर मेरे मम्मी पापा और मेरा बच्चा बैठे हैं, इसलिए ऐसे वक्त में मुझे बिल्कुल भी इंपल्सिव नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी कार को उसकी कार के बराबर चलाया और खिड़की नीचे करके उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात मानने और पीछे हटने के बजाय उल्टे और तेजी से कई बार हाई बीम फ्लैश की और लगभग मुझे चैलेंज करते हुए मेरी कार के बहुत करीब आ गया, जिससे मैंने तुरंत अपनी खिड़की बंद कर ली और स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लिया। अगर मेरी कार की बैटरी कम नहीं होती तो मैं कब का एक्सीलेटर दबाकर उसे पीछे छोड़ देता। मेरी पत्नी ने कुछ गड़बड़ भांप ली और चिंता से मेरी तरफ देखने लगी। मैं लगातार अपने परिवार को शांत कर रहा था और उन्हें हिम्मत दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो सेल्फी कार अभी भी मेरा बहुत पीछा कर रही थी। मैंने पहले इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो देखे थे जहां ऐसे रोड रेस वाले पागल लोग दूसरों की जान से खिलवाड़ करते हैं और उस सेल्फी की हेडलाइट साफ तौर पर मॉडिफाई की हुई थी। वो बिल्कुल भी ओरिजिनल फैक्ट्री की ब्राइटनेस नहीं थी। अगर वो कुछ मिनट और ऐसे ही लाइट मारता रहा तो मेरी आंखें कुछ देर के लिए पूरी तरह बंद हो सकती थी, जिससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। मैंने शांत दिमाग से सोचा और आगे जाकर ट्रैफिक वाले भीड़ भाड़ वाले हिस्से में पहुंचकर इंडिकेटर देकर स्पीड बढ़ाई ताकि ट्रैफिक में मिक्स होकर उसे पीछे छोड़ सकूं। लेकिन ठीक जिस पल मैंने स्पीड बढ़ाई, उस सेल्फी वाले ने जानबूझकर मेरी तरफ स्टीयरिंग घुमा दिया, जिससे मैं बुरी तरह घबरा गया। लेकिन शुक्र है कि मेरी कार के ऑटो इवेजन सिस्टम ने कार को जबरदस्ती सही लेन में खींच लिया, तब जाकर हमारी जान बची। वरना उस स्पीड पर अगर वो टक्कर मारता तो हमारी कार पक्का पलट जाती और या तो हमें गंभीर चोटें आती या हमारी मौत हो जाती। एक पल के लिए मेरे दिल में खौफ बैठ गया और मुझे समझ आ गया कि ये पागल मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे छोड़ने का प्लान कैंसिल कर दिया। हाईवे पर बहुत ट्रैफिक था और अगर मैं जबरदस्ती लेन बदलता तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था और मेरे पूरे परिवार की जान जा सकती थी, इसलिए मैंने स्पीड स्थिर रखी और दिमाग लगाने लगा। तभी अगले ही पल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर देखा। मैंने कहा, जानू तुम अपना फोन निकालो और बगल वाली उस कार का वीडियो रिकॉर्ड करो और ध्यान से उसका नंबर प्लेट देखो। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने घबराते हुए तुरंत फोन निकाला और सेल्फी कार को रिकॉर्ड करने लगी और उधर मैंने हाईवे रेस्क्यू का नंबर डायल किया। मैंने ऑपरेटर से कहा, सर मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं कि कोई बहुत खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है, लगातार मेरी कार को काट रहा है और हाई बीम मार रहा है। ऑपरेटर ने कहा, सर कृपया अपनी लोकेशन और लेन विस्तार से बताएं। मैंने उन्हें अपनी लेन और लोकेशन के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया, क्योंकि अब पुलिस की मदद लेना ही एकमात्र रास्ता था। ऐसे पागल इंसान से उलझने का कोई मतलब नहीं था। नया साल था और मैं बस अपने परिवार को सुरक्षित घर ले जाना चाहता था। ऑपरेटर ने पूछा, क्या आपने नंबर प्लेट साफ देखी? मेरी पत्नी ने कहा, साफ नहीं दिख रहा सर, वो लगातार हाई बीम मार रहा है, जिससे हमारी आंखें खुल नहीं रही हैं। मेरी पत्नी का शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो साफ तौर पर बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। मेरी मम्मी बिल्कुल चुपचाप बच्चे को गले लगाए बैठी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बच्चा रोना पड़े। मैंने ऑपरेटर को बताया, सर कार में बूढ़े और बच्चे हैं, मेरी मम्मी को हार्ट की बीमारी है, हालात बहुत ज्यादा खतरनाक है। ट्रैफिक पुलिस ने लगातार मुझे शांत किया और कहा कि वो पास की पेट्रोलिंग वैन को सपोर्ट के लिए भेज रहे हैं, मुझे बस अपनी स्पीड बनाए रखनी है और इंतजार करना है। पुलिस के बीच में आने के बाद मुझे यकीन था कि ये पागल कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन मैं अभी कुछ मिनट ही रिलैक्स हुआ था कि पुलिस की एक बात सुनकर मेरे पूरे शरीर पर ठंडे पसीने छूट गए। ऑपरेटर ने कहा, सर हमने सीसीटीवी से उस कार का नंबर चेक किया है और पता चला है कि इस सेल्फी कार का मालिक हाल ही में जेल से छूटा है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो पहले भी खतरनाक ड्राइविंग करके किसी की मौत का कारण बन चुका है। ये सुनकर मेरे दिल में अचानक से बहुत बड़ा डर बैठ गया। मुझे लगा था कि बस रोड रेस का मामला है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये कोई जेल से छूटा हुआ खूंखार अपराधी है। पुलिस ने कहा, आप लोग बिल्कुल भी उससे उलझिए मत और बदला लेने की कोशिश मत कीजिए, बस हमारी मदद का इंतजार कीजिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं जितना हो सके खुद को शांत रखूंगा, आप लोग भी जल्दी से आइए। मैंने अपने डर को दबाते हुए हाँ कहा और फोन काटने के बाद जब मैं परिवार को शांत करने के लिए मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी धीरे धीरे रो रही थी। मेरी पत्नी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था और वो सीट पर बेसुध सी हो गई थी। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि काश मैंने उस वक्त उसे टोल पर आगे जाने दिया होता, तो आज हमें इस पागल से पाला नहीं पड़ता। मैंने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े रखा, लेकिन तभी कार की बैटरी लो होने का अलार्म बजने लगा। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बैटरी पुलिस के आने तक चल जाए, वरना अगर कार बंद होकर सड़क किनारे रुक गई तो उस खूंखार अपराधी के सामने हमारा बचना नामुमकिन था। मैंने कहा, मम्मी जानू आप लोग बिल्कुल डरो मत, पुलिस पेट्रोलिंग को सब पता चल गया है, हम बस आराम से धीरे धीरे ड्राइव करेंगे और पुलिस के आने का इंतजार करेंगे। मैं लगातार अपने परिवार को हिम्मत दे रहा था, लेकिन उधर सेल्फी वाली कार की खिड़की अभी भी खुली थी। वो हमें चढ़ाने के लिए कुछ बड़बड़ा रहा था और जब उसने देखा कि हम उसे इग्नोर कर रहे हैं तो वो मेरी लेन के बिल्कुल करीब आया और जोर से चिल्लाया। वो बोला, ओए बेवकूफ, इतनी महंगी और अच्छी कार चलाता है और कुछ 100 रुपए का हाईवे टोल मुझे नहीं दे सकता? अमीर लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं, तो फिर हम गरीब लोगों का क्या होगा? हम कैसे जिएंगे? उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्से के मारे हंसी आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक जेल गया हुआ क्रिमिनल मुझे नसीहत दे रहा है। फिर मैंने गुस्से में अपनी खिड़की थोड़ी नीचे की और उस पर चिल्लाया। मैं चिल्लाया, ये पहले आओ, पहले पाओ का नियम है, मैं तुम्हारे पैसे क्यों दूं? मेरी बात सुनकर सेल्फी वाले को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जोर से स्टीयरिंग घुमाया और मेरी कार की तरफ आ गया, लेकिन शुक्र है कि मैंने इमरजेंसी लेन पर कार डाल दी, तब जाकर मैं इस टक्कर से बचा। मैं चिल्लाया, तू पागल हो गया क्या? तेरी छोटी कार मेरी भारी कार से टकराएगी तो तुझे ही नुकसान होगा, तेरा कुछ नहीं उखड़ेगा। वो जोर से हंसा और बोला, हाँ, तो फिर मैं एक के बदले 4 जाने ले लूंगा, मुझे कोई घाटा नहीं होगा। ये सुनकर मैं एक पल के लिए सन्न रह गया और खिड़की से अंदर देखा तो मुझे पता चला कि उसकी कार में वो बिल्कुल अकेला था, इसलिए वो इतना बेखौफ हो रहा था। उसकी टक्कर से हमारी कार बुरी तरह हिली और मेरी मम्मी और पत्नी डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उधर सेल्फी वाला अभी भी लगातार मेरी कार को काट रहा था और हार नहीं मान रहा था। मेरे शरीर में एड्रेनालाइन दौड़ने लगा, मैं जोर जोर से हाँफ रहा था और स्टीयरिंग को जोर से घुमाकर बचने की कोशिश कर रहा था। हमारी कार सड़क के किनारे लगे गार्डरेल से खिसकती हुई तेजी से निकल गई। जिस रास्ते पर हम थे वो एक बहुत ही खतरनाक और मशहूर पहाड़ी रास्ता था। अगर हम गार्डरेल तोड़कर बाहर निकल जाते तो सीधा खाई में गिरकर हमारी मौत पक्की थी। जब उसने देखा कि मैं लगातार बच रहा हूं तो उसे लगा कि मैं डर गया हूं और वो और ज्यादा स्पीड बढ़ाकर घमंड में मेरे पीछे आ गया और एक लय में अपनी हेडलाइट्स फ्लैश करने लगा। मेरी पत्नी ने रोते हुए कहा, प्लीज अब रहने दो, तुम उससे पूछो कि उसे कितने पैसे चाहिए, हम उसे दे देते हैं ना। मैंने गहरी सांस ली, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं अपने पूरे परिवार की जान दांव पर लगाकर उससे दुश्मनी नहीं कर सकता था। पैसे देकर जान छुड़ाना ही सबसे आसान और सही रास्ता था। मैंने चिल्लाकर कहा, जो तू कर रहा है वो एक क्राइम है, तू कितने पैसे चाहता है, मैं तुझे दे दूंगा। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसा। वो बोला, अब पैसे खर्च करने की याद आ रही है, पहले क्या कर रहा था बता, आखिर तुझे कितने पैसे देने हैं? लेकिन उसने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और अपनी मनमानी करते हुए चिल्लाया। वो बोला, वैसे तेरी बीवी तो काफी मस्त और सुंदर है, छोटी साली को मेरी कार में आकर बैठने बोल, भाई तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं। उसकी ये गंदी और घटिया बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा और मेरे दिमाग की नसें फटने वाली थी। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा और उस पर चिल्लाया। मैं चिल्लाया, अपना मुंह बंद रख, कितने पैसे चाहिए बता, मैं अभी तुझे ट्रांसफर कर दूंगा। मैं खुद को बार बार और पूरी जान लगाकर शांत रहने के लिए कह रहा था, क्योंकि ऐसे कचरे इंसान को उकसाने का कोई फायदा नहीं था और वैसे भी पैसे से मामला सुलझ सकता था तो यही सबसे आसान रास्ता था। और जब हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे तो मैं इस रोड रेस वाले पागल को वापस जेल जरूर भिजवाऊंगा ताकि ये सलाखों के पीछे सड़े। वो चिल्लाया, पैसे की क्या औकात है, मेरे इमोशनल डैमेज की भरपाई पैसे से कैसे होगी? अगर समझदारी दिखाए तो अपनी बीवी को अगले सर्विस एरिया पर मेरी कार में भेज दे ताकि हम चैट कर सकें। और तू डर मत, मैं बस चैट ही करूंगा। उसकी शर्तें एक से बढ़कर एक घटिया और बेतुकी थी। पहले मैं सोच रहा था कि सुलह कर लूं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि वो सिर्फ पैसे नहीं चाहता बल्कि मुझे अपमानित करने और मुझे नीचा दिखाने में उसे मजा आ रहा था।
मैंने चिल्लाकर कहा, तू सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता, पुलिस को हमारे बारे में सब पता चल गया है, अगर तूने अभी मान लिया और पीछे हट गया तो तेरे लिए अच्छा होगा। पुलिस का नाम सुनते ही सेल्फी वाले के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया, उसके चेहरे का सारा खून निचुड़ गया और वहां सिर्फ एक खूंखार और डरावना भाव बच गया। वो चिल्लाया, मुझे धमकी देगा? मैं तेरी धमकियों से डरता नहीं, आज तो मैं तेरा खेल खत्म करके ही मानूंगा। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और उसकी कार का अगला हिस्सा मेरी तरफ तेजी से मुड़ा। इस बार उसका एंगल बहुत ज्यादा खतरनाक था और मेरी कार की बैटरी भी बिल्कुल खत्म होने वाली थी, इसलिए मैंने जोर से स्टीयरिंग घुमाया और ब्रेक पर पैर रख दिया। मैंने तेजी से कार को इमरजेंसी लेन पर रोक लिया। सेल्फी वाले ने जब मुझे रुकते देखा तो उसने अपनी कार मेरे आड़े खड़ी कर दी और बड़े बड़े कदमों से गुस्से में मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो चिल्लाया, बाहर निकल, तूने अचानक ब्रेक मारकर मुझे मारने की कोशिश की। उसने अपना चेहरा मेरी कार के शीशे से चिपका दिया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना और गुस्से से भरा हुआ था। मेरी पत्नी रोते हुए बोली, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैंने कहा, डरो मत जानू, हम कार के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं लगातार अपने परिवार को शांत कर रहा था और तुरंत पुलिस का नंबर डायल करने लगा। जब सेल्फी वाले ने देखा कि हम कोई रिएक्शन नहीं दे रहे तो वो और ज्यादा पागल और हिंसक हो गया। उसने जोर से मेरी कार के दरवाजे पर लात मारी और फिर मुंह बनाता हुआ और गालियां देता हुआ अपनी सेल्फी कार की तरफ जाने लगा। ठीक उसी वक्त मेरा पुलिस का कॉल कनेक्ट हो गया। मैंने कहा, सर मैं वही हूं जिसने अभी कॉल किया था। वो जेल से छूटा हुआ क्रिमिनल हमें रोक लिया है और बहुत ज्यादा हिंसक हो रहा है। आप लोग कहां तक पहुंचे हैं और कितनी देर में आएंगे? मैं पुलिस से बात ही कर रहा था कि मेरी नजर उस पर पड़ी। वो वापस मेरी तरफ आ रहा था और उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट था। वो चिल्लाया, जानू इंतजार करके थक गई होगी ना? सुन, मैंने अपना हाथ टूटे हुए शीशे के किनारों के अंदर डाला। कांच के टुकड़े उसके हाथ में चुभ रहे थे लेकिन उसे दर्द का एहसास ही नहीं था। वो लगातार दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि मेरी पत्नी फोन पकड़े हुए कांप रही थी और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मैं चिल्लाया, उसे मत छूना, मम्मी और बच्चों को बचाओ। सुन, मैंग का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया था लेकिन वो फिर भी एक शैतानी हंसी हंस रहा था और अपने दूसरे हाथ में पकड़े बेसबॉल बैट से कार के बाहरी हिस्से पर जोर जोर से मार रहा था। हर चोट पर हमारी पूरी कार बुरी तरह हिल रही थी। मेरी मम्मी पीछे की सीट पर लेट गई थी। वो बहुत जोर जोर से और तेजी से सांसें ले रही थी और अपने सीने को बेतहाशा पकड़ रही थी। वो चिल्लाया, दरवाजा खोल, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर नहीं खोला तो मैं इस कार की छत ही उखाड़ दूंगा। मैं डैशबोर्ड को देख रहा था। बैटरी बस 1% बची थी। मैंने उसकी धमकी को बिल्कुल इग्नोर किया और चुपचाप इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक रिलीज कर दिया। मेरा दायां हाथ गियर पर था। जब सुन मैंग ने देखा कि मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा तो उसने फिर से बेसबॉल बैट उठाया और पिछले शीशे के बचे हुए कांच पर पूरी ताकत से मारा। ठीक जिस पर उसने पहला नंबर बोला और हमला करने के लिए अपना शरीर आगे झुकाया, उसी पर मैंने कार को रिवर्स गियर में डाला और एक्सीलेटर को फ्लोर तक दबा दिया। इलेक्ट्रिक मोटर ने गहरी और भारी आवाज की। कार झटके से पीछे की तरफ भागी। सुन मैंग दरवाजे के साथ घिसटता हुआ अपना बैलेंस खो बैठा, जोर से चीखा और 3-4 मीटर दूर जाकर सड़क के किनारे लगे मेटल गार्डरेल से बुरी तरह टकराया। मैं नहीं रुका, मैं कार को पीछे करता रहा और लगभग 50 मीटर की दूरी बना ली जब तक कि कार का पिछला हिस्सा एक रोड साइन से टकराकर रुक नहीं गया। कार तो आखिरकार रुक गई लेकिन डैशबोर्ड पर पावर सिस्टम के सारे वार्निंग लाइट्स जलने लगे। मैंने पीछे मुड़कर मम्मी को देखा, उनकी आंखें ऊपर की तरफ घूम रही थीं। ये हार्ट अटैक का साइन था। मैंने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली और सीट्स के बीच की जगह में पागलों की तरह दवाइयां ढूंढने लगा। मेरे हाथ ठंडे मेटल के स्लाइडर से टकराए लेकिन सिवाय धूल के मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, सुन मैंग जमीन से उठ चुका था। उसके हाथ में अब वो लकड़ी का बेसबॉल बैट नहीं था, वो अपनी सेल्फी कार के ट्रंक की तरफ जा रहा था। सुन मैंग ने ट्रंक से एक आधा मीटर लंबा स्टील का लोहे का रॉड को बाहर निकाला। वो लड़ाता हुआ मेरी तरफ वापस आ रहा था। उसके हर कदम पर वो रॉड सड़क पर खिसक रहा था और चिंगारियां निकल रही थी। मुझे पता था कि मेरे पीछे हटने वाले एक्शन ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया है। आखिरकार मुझे फ्रंट सीट के नीचे वो प्लास्टिक की दवाई की बोतल मिल ही गई लेकिन इससे पहले कि मैं उसे अच्छे से पकड़ पाता एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सुन मैंग कार के आगे आ चुका था और उसने लोहे के रॉड से इंजन के हुड पर जोर से मारा जिससे हुड में एक गहरा गड्ढा बन गया। उसने तुरंत शीशा नहीं तोड़ा बल्कि उसने रॉड को ड्राइवर के दरवाजे की फांक में फंसाया, अपने पैरों से कार को धक्का दिया और पूरी ताकत से दरवाजे को बाहर की तरफ मोड़ने लगा। हाईवे पर मेटल के मुड़ने और चरमराने की भयानक आवाज गूंज रही थी। दरवाजा मुड़ने लगा था और ठंडी हवा अंदर आने लगी थी। मैंने दवाई की बोतल अपनी पत्नी को दी और कहा कि जल्दी से मम्मी को दवाई खिला दो। अब तक दरवाजे की फांक इतनी बड़ी हो गई थी कि एक हाथ अंदर आ सके। सुन मैंग का चेहरा उस फांक से बिल्कुल चिपका हुआ था और उसके मुंह से खून और शराब की बदबू आ रही थी जो सीधे मेरे चेहरे पर लग रही थी। मैंने जबरदस्ती कार को ड्राइव गियर में डाला, इमरजेंसी पावर ऑन की और बिना कुछ सोचे एक्सीलेटर दबा दिया। कार एक मरते हुए जानवर की तरह बहुत मुश्किल से आगे की तरफ गई जिससे सुन मैंग नीचे गिर गया लेकिन इस बार वो तैयार था। वो तुरंत कूदकर अपनी सेल्फी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके मेरा पीछा करने लगा। उसने तुरंत ओवरटेक नहीं किया बल्कि जानबूझकर कोण बनाकर मेरी कार को टक्कर मारने लगा। मेरी कार हिल रही थी लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से मोटर में उतनी ताकत नहीं थी। कार सड़क पर दाएं बाएं डगमगा रही थी और टायरों की चीखने की आवाज आ रही थी। वो मेरी साइड में आया और जोर से स्टीयरिंग घुमाया ताकि मुझे दाईं तरफ की खाई में धकेल सके। मैंने मजबूती से स्टीयरिंग पकड़ी और इलेक्ट्रिक ब्रेक का इस्तेमाल करके किसी तरह इस टक्कर से बच गया। मैंने फोन पर चिल्लाकर कहा, हेलो 110, हम क्लिफ माउंटेन रोड पर हैं, कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, जल्दी आइए। मेरी बात पूरी होने से पहले ही नेटवर्क पूरी तरह से चला गया। सेल्फी ने फिर से टक्कर मारी, इस बार इतनी जोर से कि मेरी टेस्ला का पिछला हिस्सा आधा कुचल गया। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट चुका था। इंजन बंद हो गया और सेंट्रल स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई। सुन मैंग ने अपनी कार बंद की, दरवाजा खोला और बाहर निकला। एक हाथ में लोहे का रॉड था और दूसरे हाथ में पेट्रोल का एक जरीकेन। वो धीरे धीरे चल रहा था। उसके हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे हमारी मौत की उल्टी गिनती चल रही हो। मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा था इसलिए मैं टूटे हुए पिछले शीशे से बाहर निकला। मेरे हाथ में कार का फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का यंत्र था और मैं उसके सामने खड़ा हो गया। सुन मैंग चिल्लाया, तुझे पैसे चाहिए ना? मेरे बैग में कैश है, मेरी कार भी ले ले। मैंने 5 साल जेल में काटे हैं। बाहर आया तो मेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई। मेरी मां अस्पताल में मर गई। अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम जैसे अमीर लोगों की जान चाहिए। उसने पेट्रोल के जरीकेन का ढक्कन खोला और पीला काला पेट्रोल मेरी कार की छत पर डालने लगा। पेट्रोल की तेज गंध पहाड़ी की ठंडी हवा में फैल गई और मेरी नाक में घुस गई। मैं चिल्लाया, तू पागल हो गया है, अंदर एक बच्चा भी है। मैंने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर का बटन दबाया। सफेद पाउडर का गुबार निकला और उसकी आंखों में चला गया। सुन मैंग खांसते हुए पीछे हटा और अपने रॉड को हवा में बेतहाशा लहराने लगा। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर से उसके घुटने पर जोर से मारा। वो दर्द से कराहता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा लेकिन उसने बहुत तेजी से रिएक्ट किया और रॉड से मेरी कमर पर वार किया। मुझे लगा मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सुन मैंग हाँफ रहा था। उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला। उसका हाथ कांप रहा था, पता नहीं दर्द से या एक्साइटमेंट से। हवा में लाइटर की आग की लौ हिल रही थी और पेट्रोल से भीगी छत से बस आधा मीटर दूर थी। मैंने अपनी कमर के दर्द को इग्नोर किया और रेंगता हुआ उसके पैरों की तरफ बढ़ा और उसके दोनों पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं चिल्लाया, जानू जल्दी से मम्मी को लेकर दूसरी तरफ से भागो। मेरी पत्नी मुड़े हुए दाएं दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। अंदर बच्चा रो रोकर बेहाल था। सुन मैंग मेरे सिर पर लात मार रहा था। हर लात पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था लेकिन मेरे हाथ लोहे के पंजे की तरह उसके पैरों से चिपके हुए थे। वो चिल्लाया, भागेगा कौन? आज कोई नहीं बचेगा। वो नीचे झुका और अपने रॉड की नोक से मेरे हाथ पर वार किया। इतना दर्द हुआ कि मेरी पकड़ छूटने वाली थी लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने हाथ छोड़ा तो पीछे की कार आग का गोला बन जाएगी। ठीक जब वो लाइटर जलाने वाला था तभी दूर टनल के मुहाने से कुछ तेज सफेद लाइटें दिखाई दी। वो नॉर्मल हेडलाइट्स नहीं थी बल्कि हाई पावर सर्च लाइट्स थी और उसके साथ ही भारी इंजनों की आवाज आई। वो पुलिस की मोटरसाइकिलें और पेट्रोलिंग वैन थी जो बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। टनल की दीवारों पर लाल और नीली लाइटें चमक रही थी। सुन मैंग एक पल के लिए रुका और लाइट की तरफ देखने लगा। मैंने उसके इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया और पूरी ताकत से जमीन से पत्थर उठाकर उसके उस हाथ पर दे मारा जिसमें लाइटर था। मेरा फेंका हुआ पत्थर ठीक सुन मैंग के हाथ पर लगा। वो दर्द से चीखा और लाइटर हवा में उछलता हुआ कार के टायर से बस आधा मीटर दूर जा गिरा। आग बुझ गई। वो एक सस्ता प्लास्टिक का लाइटर था जो जमीन पर गिरते ही टूट गया। वो क्रिमिनल पागलों की तरह मेरे ऊपर कूद पड़ा। उसके भारी वजन ने मुझे दबा दिया। मुझे लगा मेरी पसलियां टूट गई हैं और मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई। उसने लाइटर नहीं उठाया बल्कि अपने दोनों हाथों से मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं जमीन पर अपने नाखून बढ़ा रहा था। मिट्टी और पत्थर मेरे हाथों में भर गए। मुझे वो एक्सटिंग्विशर दिख रहा था लेकिन मुझ में उसे उठाने की ताकत नहीं थी। सुन मैंग का चेहरा मेरे बिल्कुल ऊपर था। उसकी थूक मेरे चेहरे पर गिर रही थी और उसकी आंखों में तबाही का नशा था। वो चिल्लाया, तू अमीर है ना, तू महंगी कार चलाता है ना, आज हम दोनों राख बन जाएंगे। मेरे गले पर उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा मेरा गला घुट जाएगा।
ठीक जब मैं बेहोश होने वाला था, मेरा हाथ उसकी बेल्ट के बगल पर पड़ा। मैंने अपनी आखिरी बची हुई ताकत इकट्ठी की और अपने घुटने से उसकी ग्रोइन पर जोर से दे मारा। उसका शरीर मुड़ा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मैंने मौका देखा और जोर से सांस ली। उसे अपने ऊपर से धक्का देकर हटाया और रेंगता हुआ उस लाइटर की तरफ बढ़ा। मैं उसे दोबारा जलाने का मौका नहीं दे सकता था, बिल्कुल नहीं। मैंने वो लाइटर उठाया और सीधा अपनी जेब में डाल लिया। सुन मैंग जमीन पर पड़ा, कुछ सेकंड तक सांसें लेता रहा, फिर एक पागल कुत्ते की तरह मेरे ऊपर झपटा। उसने लाइटर जलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जमीन पर गिरा, अपना स्टील का रॉड उठाया और मेरे कंधे पर जोर से मारा। मेरे शरीर का आधा हिस्सा सुन्न पड़ गया। मैं कार के दरवाजे के पास गिर पड़ा और उसे दोबारा रॉड उठाते हुए देख रहा था। मेरी पत्नी कार के अंदर से मुड़े हुए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो एक लौता रास्ता था, लेकिन सिल्फी की टक्कर से सेंट्रल लॉक जाम हो चुका था। मेरी पत्नी चिल्लाई, दरवाजा नहीं खुल रहा, मम्मी की सांसें रुक गई हैं, जल्दी कुछ करो। ये सुनते ही मुझे पता नहीं कहां से ताकत आई। मैंने उसकी रॉड वाले हाथ को गले से लगा लिया और अपने दांतों से उसकी कलाई पर जोर से काट लिया। मेरे मुंह में खून का स्वाद फैल गया। वो दर्द से पागल होकर अपना हाथ झटकने लगा और रॉड छूटकर सड़क के किनारे ढलान पर जा गिरा। से मेरे सिर पर मुक्के मार रहा था। मैंने अपने दांत नहीं छोड़े। हम दोनों पेट्रोल से भीगी जमीन पर लौट रहे थे और एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। पेट्रोल मेरे कपड़ों में रिस गया था और खून मेरे दिल को जला रहा था। मैंने देखा कि वो अपनी जेब में हाथ डाल रहा है। हो सकता है उसके पास दूसरा लाइटर या माचिस हो। मेरा दिल दहल गया। ऐसा मौत का सौदागर सिर्फ एक ही लाइटर लेकर नहीं चलता। मैं चिल्लाया, जानू एक्सटिंग्विशर से शीशा तोड़ जल्दी। सुन मैंग ने जेब से लाइटर नहीं बल्कि एक फोल्डिंग चाकू निकाला। उसकी आंखों में खून था और उसने मेरे पेट पर चाकू से वार किया। मैंने तुरंत अपना मुंह हटाया और पीछे की तरफ खिसका। चाकू की नोक ने मेरी डाउन जैकेट को फाड़ दिया और सफेद रुई बर्फ की तरह हवा में उड़ने लगी। ठीक इसी जानलेवा पल में पीछे टनल से दो तेज रोशनियां आईं और सायरन की कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। ये कोई वहम नहीं था, पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी। पुलिस चिल्लाई, हथियार डाल दो, तुरंत अपना क्राइम बंद करो। सुन मैंग एक पल के लिए ठिठका। चाकू पकड़े उसका हाथ कांपने लगा। पुलिस की मोटरसाइकिलें बहुत तेज थीं। 10 सेकंड के अंदर वो हमारी कारों के बीच आ गई। उनकी तेज हेडलाइट से आंखें नहीं खुल रही थीं। उसने पुलिस को देखा, फिर मुझे देखा। उसके चेहरे का गुस्सा डर में बदलने लगा था। वो चिल्लाया, पीछे हटो वरना मैं इसे अभी मार दूंगा। उसने मेरी कॉलर पकड़ी और चाकू की नोक मेरे गले पर रख दी। मुझे ठंडी स्टील अपनी स्किन पर महसूस हो रही थी। अगर वो थोड़ा सा भी दबाव डालता तो मैं मारा जाता। मैंने कहा, सुन मैंग पुलिस आ गई है, तू भाग नहीं सकता। अपनी मां के बारे में सोच, अगर तू अंदर गया तो उसका कौन देखेगा। वो चिल्लाया, मेरी मां तो मर चुकी है, पैसों की कमी से इलाज न मिलने की वजह से तुम अमीर लोगों को क्या पता। वो जितना बोल रहा था उतना ही पागल हो रहा था। चाकू की नोक से मेरी स्किन कटने लगी थी। एक पुलिस वाले ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और हाथ बेल्ट पर रख लिया। दूसरे ने बैकअप बुलाया। हवा में सन्नाटा था, बस सायरन की आवाज और पहाड़ी हवा की सरसराहट थी। सुन मैंग मुझे गले से पकड़े पीछे की तरफ खिसक रहा था। उसके पैर उसी पेट्रोल के तालाब में थे जो अभी तक सूखा नहीं था। पुलिस ने कहा, चाकू नीचे रख दो, जो मांगनी है मांग ले और गलती मत कर। सुन मैंग कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसका कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो मुझे घसीटते हुए अपनी सेल्फी की तरफ ले जा रहा था ताकि कार से भाग सके, लेकिन मुझे पता था कि कार की चाबी जमीन पर गिरी थी। वो चिल्लाया, पीछे हटो, सब पीछे हटो, वरना पहले से मारूंगा और फिर आग लगाकर सबको साथ ले जाऊंगा। मुझे उसके हाथों की कंपन महसूस हो रही थी। मैंने कार के अंदर देखा, मेरी पत्नी ने एक्सटिंग्विशर से खिड़की का कांच तोड़ दिया था और बच्चे को बाहर निकाल रही थी। पुलिस ने ये देख लिया। एक पुलिस वाले ने इशारे से दूसरे को ध्यान भटकाने को कहा और खुद साइड से घूमने लगा। मैंने कहा, तू भाग नहीं सकता, उधर देख पूरी पुलिस है। मैंने टनल की तरफ इशारा किया जहां और भी ज्यादा लाल नीली लाइटें आ रही थी। वो स्पेशल फोर्स थी। उसने मुड़कर देखा और उस एक सेकंड की देरी में मैंने उसके चाकू वाले हाथ की कलाई पकड़ ली और अपना वजन नीचे डाल दिया। पुलिस वाले बिजली की तेजी से आए। सुन मैंग ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ लॉक कर रखा था। दूसरे पुलिस वाले ने साइड से आकर उसे धक्का दिया और हम दोनों पेट्रोल में लौट गए। तभी तेज ब्रेक की आवाज आई। 3-4 पुलिस वैन आकर सड़क के बीचों बीच रुक गई। हथियारबंद पुलिस वाले नीचे उतरे और तुरंत कंट्रोल संभाल लिया। 3 पुलिस वालों ने सुन मैंग को दबोच लिया। उसका चेहरा पेट्रोल से सनी सड़क पर चिपका हुआ था और वो अभी भी छटपटा रहा था। पुलिस चिल्लाई, शांत हो जा, हिल मत। मैं जमीन पर बैठा हाँफ रहा था और देख रहा था कि कैसे उसे हथकड़ियां पहनाकर एक मरे हुए कुत्ते की तरह पुलिस वैन की तरफ घसीटा जा रहा है। उसका चाकू जब्त कर लिया गया था जो लाइट में चमक रहा था। मैं चिल्लाया, एम्बुलेंस बुलाओ, मेरी मम्मी कार में है। पैरामेडिक स्ट्रेचर लेकर दौड़े। मेरी पत्नी बच्चे को गोद में लेकर कार से बाहर निकली और मेरे पीछे घुटनों पर गिर पड़ी। मैंने देखा कि मम्मी को ऑक्सीजन मास्क लगाया जा रहा है। डॉक्टर तुरंत सीपीआर दे रहे थे। उस पर मुझे लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। एक पुलिस वाला मेरे पास आया। उसने मुझे कंबल उठाया और मेरे कंधे पर हाथ रख रखा। सर, अब सब ठीक है मिस्टर शेन। ये आदमी हाई प्रोफाइल वांटेड क्रिमिनल था, अभी कभी बाहर नहीं आएगा। मैं अपनी कुचली हुई टेस्ला को देख रहा था। जमीन पर बिखरे कांच और पेट्रोल को देख रहा था। मैं अस्पताल के कॉरिडोर में बेंच पर बैठा था। मेरे हाथ में अभी प्रिंट हुआ बिल था, 30,000 रुपए। ये सिर्फ मेरी मम्मी के आईसीयू में एडमिट होने का पहला एडवांस पेमेंट था। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि मम्मी को शॉक लगा है। टक्कर के वक्त सीट बेल्ट की वजह से उनके अंदरूनी अंगों में भी चोट आई है। आगे की सर्जरी का खर्चा एक अनंत गड्ढे जैसा होगा। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया। मैंने पूछा मेरी कार के डैमेज और दूसरे पार्टी के मेडिकल का खर्चा कैसे क्लेम होगा। उधर से क्लेम एजेंट ने रूखेपन से जवाब दिया, सर जब तक पुलिस की एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं आती और क्योंकि मौके पर रोड रेस की गुंजाइश है, हम अभी कोई पेमेंट नहीं कर सकते। मैंने फोन काटा और कॉरिडोर के दूसरे छोर की तरफ देखा। सुन मैंग के परिवार वाले वहां हंगामा कर रहे थे। नर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। नर्स ने कहा, शांत हो जाइए, ये अस्पताल है। सुन मैंग की बीवी, जिसने एक पुरानी और गंदी नाइट पहनी थी, मेरी तरफ दौड़ी और मेरे कपड़े पकड़ लिए। उसके मुंह से सस्ती सिगरेट और पसीने की बदबू आ रही थी। वो रोते हुए चिल्लाई कि उसका पति अभी तक होश में नहीं आया है। घर में 3 बच्चे भूखे हैं और मुझे एक अमीर गुंडा बता रही थी जिसने एक गरीब को मरने पर मजबूर कर दिया। वो चिल्लाई, तू पैसे देगा, तूने मेरे आदमी को इस हालत में पहुंचाया है, तुझे हर्जाना देना होगा। मैंने उसे जोर से धक्का देकर हटाया। मुझे अच्छी तरह पता था कि कल रात का एक्सीडेंट पूरी तरह से सुन मैंग के कंट्रोल खोने की वजह से हुआ था। उसने मुझे ओवरटेक करने के लिए लगातार मेरी कार को काटा और आखिर में कंट्रोल खोकर गार्डरेल से टकरा गया, जिससे मेरी कार भी खिसक गई। लेकिन कानूनी तौर पर मामला बहुत पेचीदा था। अगर मेरे पास पूरा वीडियो प्रूफ नहीं होता तो ये साबित करना मुश्किल था कि मैं बचाव की मुद्रा में था। मैं पुलिस स्टेशन गया ताकि सबूतों के बारे में पता कर सकूं। केस अफसर ने एक प्लास्टिक की थैली टेबल पर रखी जिसमें मेरी कार का डैश कैम था जो जलकर पिघल चुका था और प्लास्टिक के गांठ बन गया था। अफसर ने कहा, मिस्टर शेन, आपका डैश कैम एक्सीडेंट में बुरी तरह जल गया है। हमने डेटा निकालने की कोशिश की लेकिन अंदर के पुर्जे काम नहीं कर रहे। मैंने पूछा, तो रोड के कैमरे का क्या? उस टनल के मुहाने पर तो कैमरे होंगे। अफसर ने कहा, बहुत दुर्भाग्य से उस सड़क पर फाइबर ऑप्टिक केबल का मेंटेनेंस चल रहा था। कल रात उस एरिया के कैमरे बंद थे और जो पीछे से आ रही गाड़ियों के विटनेस स्टेटमेंट है वो आपके खिलाफ है। मैं वापस अपने ऑफिस गया। मेरे टेबल पर फाइलों का ढेर लगा था। फाइनेंस मैनेजर अंदर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने बताया कि क्योंकि मैं गंभीर ट्रैफिक केस में फंसा हूं और मीडिया ने मौके की फुटेज ले ली है, हमारे क्लाइंट्स के लीगल डिपार्टमेंट ने लेटर भेजा है कि मेरी पर्सनल रेपुटेशन रिस्क का आकलन किया जाए। मेरे मैनेजर ने कहा, शेन सर, मामला बहुत बिगड़ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि टेस्ला वाले ने हाईवे पर गुंडागर्दी करके किसी को घायल कर दिया। मैं चिल्लाया, ये झूठ है, उसने मुझे टक्कर मारी थी। मैंने अपना फोन खोला। लोकल सोशल मीडिया पर सच में एक धुंधला वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो दूर से लिया गया था। बस 2 लाइटें आपस में उलझती दिख रही थी और फिर आग लग गई थी। कमेंट्स में लोग भड़ास निकाल रहे थे। किसी को सच से मतलब नहीं था। बस महंगी कार और गरीब आदमी के नैरेटिव पर आग लगाई जा रही थी। मुझे बहुत गहरी लाचारी महसूस हुई। मेरी मम्मी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी और ऑफिस में मेरी रेपुटेशन दांव पर थी। मैंने अपने कुछ अच्छे क्लाइंट्स को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन या तो उनका फोन बिजी था या उन्होंने बहुत रूखेपन से बात की। यही सच है, जब तुम्हारे दिन अच्छे चल रहे होते हैं तो सब तुम्हारे दोस्त होते हैं, जब तुम कीचड़ में फंसते हो तो सब दूर भागते हैं। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया। इसमें कोई साजिश नहीं थी, बस एक आम इंसान का एक्सट्रीम प्रेशर में टूट जाना था। सुन मैंग टूट चुका था और उसने सुसाइड ड्राइविंग चुनी और अब मैं भी टूटने की कगार पर था। जब मैं वापस अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि वार्ड के बाहर कुछ सूट बूट पहने लोग खड़े हैं। वो कोई गुंडे नहीं थे बल्कि सुन मैंग के वकील थे। उनके चीफ लॉयर ने अपना चश्मा ठीक किया और मुझे एक सिविल केस का ड्राफ्ट थमा दिया। उसने कहा, मिस्टर शेन, सुन मैंग अभी कोमा में है, उसका परिवार आप पर केस कर रहा है। मैंने कहा, मैं उसकी टक्कर से बचने के लिए एक्सीलरेट कर रहा था। लॉयर ने कहा, इसके सबूत चाहिए। अगर सबूत नहीं हुए तो ट्रैफिक नियमों के मुताबिक पीछे वाली गाड़ी यानी आपको टक्कर से बचने की जिम्मेदारी लेनी होगी और आपको भारी हर्जाना देना पड़ेगा। 20 लाख रुपए मेरे लिए भी बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये मेरा सारा लिक्विड कैश खत्म कर देती
और मम्मी के इलाज के लिए अभी और बहुत पैसों की जरूरत थी। मैं उस केस के पेपर को देख रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। ये किसी फिल्म की लड़ाई नहीं थी, ये असल जिंदगी में धीरे धीरे कटने वाली मौत थी। पीछे वाली गाड़ी को हर्जाना देना होगा। सुन मैंग के परिवार ने 20 लाख की मांग की थी, जिसमें मेडिकल, खोई हुई कमाई और आगे के खर्चे शामिल थे। अगर मैं नहीं माना तो हम कोर्ट में मिलेंगे। और सुन मैंग के परिवार वाले मीडिया को भी बुला रहे हैं ताकि बड़ा हंगामा खड़ा कर सके। लॉयर ने कहा, मिस्टर शेन, आप एक इज्जतदार इंसान हैं, आपको पता है कि पब्लिक इमेज खराब होने के क्या नतीजे होते हैं। मैंने मुड़कर देखा। सुन मैंग की बीवी कॉरिडोर के कोने से चुपके से देख रही थी। उसकी आंखों में कोई दुख नहीं था, बस एक लालच था जो हर हद पार करने को तैयार था। वो और सुन मैंग दोनों ही इस त्रासदी को अपनी किस्मत बदलने का आखिरी मौका मान रहे थे। मैं घर नहीं गया, बल्कि कार लेकर वापस उसी हाईवे रैंप पर गया जहां ये सब हुआ था। बारिश रुक चुकी थी, सड़क पर अभी भी जलने के काले निशान और प्लास्टिक के टुकड़े बिखरे थे। मैंने ढेर सारे गवाहों की तलाश वाले पोस्टर प्रिंट किए थे और टोल प्लाजा के पास खड़े हर ट्रक ड्राइवर से पूछ रहा था। मैं पूछता, भाई साहब, कल रात 11 बजे के आसपास आप उस टनल से गुजरे थे? क्या आपने काली टेस्ला को एक सेल्फी वाली कार काटते हुए देखा? ज्यादातर ड्राइवर से हिला देते, कुछ तो खिड़की भी नहीं खोलते थे। मैं चल चलकर इतना थक गया था कि मेरे पैर सुन्न हो गए थे और जूतों में कीचड़ भर गया था। ठीक जब मैं हार मानने वाला था, एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने, जो अपने टायरों पर पानी डालकर ठंडा कर रहा था, मुझे आवाज दी। उसने कहा, बेटा, मैं कल रात वहां था, मेरे डैश कैम में शायद कुछ रिकॉर्ड हुआ है। मैं जैसे कोई जीवनदान मिल गया हो, दौड़कर उसके पास गया। वो बूढ़ा ड्राइवर मुझे अपने केबिन में ले गया और कल रात का वीडियो प्ले किया। हालांकि दूरी बहुत थी, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे सुन मैंग की सेल्फी ने खाली सड़क पर अचानक से टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग की, कैसे उसने मेरी लेन में काटा और आखिर में वो जानलेवा मोड़ लिया। मैंने विनती की, अंकल प्लीज ये वीडियो मुझे पेन ड्राइव में दे दीजिए। उस बूढ़े ड्राइवर ने गहरी सांस ली और कहा कि वो भी ट्रक चलाता है और उसे ऐसे मौत को दांव पर लगाने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। उसने अपना मेमोरी कार्ड निकालकर मुझे दे दिया। मैंने उस छोटी सी चिप को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसमें कोई साजिश नहीं थी, कोई उल्टा खेल नहीं था। बस यही सच था कि सुन मैंग अपनी जिंदगी की हताशा को हाईवे पर निकाल रहा था और किसी शिकार की तलाश में था, जिसने आखिर में उसे और दूसरों को बर्बाद कर दिया। अब फैसला कानून करेगा। मैं पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर में खड़ा था और फोरेंसिक लैब के दरवाजे को घूर रहा था जहां वीडियो का मिलान किया जा रहा था। उस बूढ़े ट्रक वाले का मेमोरी कार्ड टेक्निकल टीम को दे दिया गया था। मैं पूरे 2 घंटे तक इंतजार करता रहा। एस्ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भर गई थी। तभी दरवाजा खुला। सफेद दस्ताने पहने एक पुलिस वाला एक फाइल लेकर बाहर आया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। अफसर ने कहा, मिस्टर शेन, वीडियो की रिपोर्ट आ गई है। हमने पीछे वाले ट्रक के डैश कैम की फुटेज का फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया है और रोड पर ब्रेक के निशानों को मापा है और हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैंने पूछा, क्या नतीजा निकला? अफसर ने कहा, वीडियो के मुताबिक रात को 11:14 पर उस काली सेल्फी ने आगे कोई कार या रुकावट न होने के बावजूद 3 बार अचानक और गैर जरूरी इमरजेंसी ब्रेक मारे। कानून की भाषा में इसे जानबूझकर की गई खतरनाक ड्राइविंग माना जाता है। और हमने सुन मैंग की कार के ब्रेक फ्लूइड और टायरों की जांच की है। वो कार हाईवे पर चलने लायक बिल्कुल नहीं थी। पुलिस ने रिपोर्ट का आखिरी पन्ना पलटा जिस पर लाल मोहर लगी थी। इसका मतलब था कि सुन मैंग का रास्ते में रुकावट थी वाला झूठ पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। मैंने वो रिपोर्ट अपने हाथ में ली। मेरी उंगलियां उन ठंडे शब्दों को छू रही थी। ये कोई बड़ी साजिश नहीं थी, बस एक हताश इंसान था जो सड़क पर अपना गुस्सा निकालने की जगह ढूंढ रहा था और आखिर में खुद ही उसमें जल गया। मैंने पूछा, क्या ये रिपोर्ट उसे सजा दिलाने के लिए